Dear students, hello and welcome all of you in this video lecture। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कई सारे वीडियोस के द्वारा क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री को डिस्कस किया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो रहेगा प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इसके स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में यूनिफिकेशन ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा था, वैसे ही यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी है। लेकिन ये स्ट्रेंज केस है, इसके अंदर जो यूनिफिकेशन है एक कंट्री का वो उस प्रोसेस से नहीं हुआ जैसे इटली और जर्मनी का हुआ था। इटली और जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई, वहाँ ब्रिटेन सिर्फ कुछ कानून बना के ही उसको यूनिफाई कर दिया गया। तो ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री था जिसने अपने आसपास के एरियाज़ को मिला के एक कंप्लीट कंट्री बनाया था। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि हम अलग अलग नामों से इस कंट्री को जानते हैं। जैसे कि हम इसे इंग्लैंड भी बोलते हैं, फिर हम इसे ब्रिटेन भी बोलते हैं, हम इसे ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, हम इसे यूके या यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, या फिर हम इसे ब्रिटिश आइल्स भी बोलते हैं। तो इन सभी टर्म्स का क्या मतलब है और ये अलग अलग कैसे हैं, तो इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहले इस वीडियो जो मैंने पोस्ट किए हैं इस टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनको देखे बिना आपको ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल ही समझ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ पर देखिए कि ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, आयरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी। तो जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें कई कम्युनिटीज़ रहा करती थी। मेनली 4 कम्युनिटीज़ थी, स्कॉटिश, आयरिश, इंग्लिश और वेल्स। ये कम्युनिटीज़ जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर में थी। अब यूनिफिकेशन क्यों हुआ ब्रिटेन का, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में आई, और जो इंग्लैंड था वो इतना प्रॉस्परस हो गया कि उसने बाकी देशों पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया तक पे इंग्लैंड का कंट्रोल हो गया था। इंडिया पे, चाइना पे, जो आज की पावरफुल कंट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया पे भी, यूएसए पे भी ब्रिटेन का कंट्रोल था। आधे से ज़्यादा यूरोप पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, आधे से ज़्यादा एशिया पे ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो ब्रिटेन ने जो है धरती के बहुत से देशों को अपना गुलाम बना लिया था। और ये जो इंग्लैंड है ये ज़्यादा बड़ा देश नहीं था, ये छोटा सा कंट्री है। अभी भी कहीं यूनिफिकेशन के बाद भी जो ये कंट्री है ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि इंडस्ट्रीज़ लगने के कारण जो ब्रिटेन था उसे बहुत ज़्यादा टैक्स मिलने लगा। फिर दूसरे देशों से इसका ट्रेड बढ़ा, जिसके कारण ब्रिटेन एक रिच कंट्री बन गया। और उस पैसे के दम पे जो उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कमाया, उसके कारण इन्होंने अपनी नेवल आर्मी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया, जिसके कारण अब ये दूसरे देशों पे अपना कंट्रोल कर पा रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटेन के झंडे का थोड़ा इतिहास हम देखते हैं। यहाँ पे जो फ्लैग ऑफ द यूके है, सबसे पहले 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था, जिसके द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के को मर्ज कर दिया गया था, उनका यूनिफिकेशन कर दिया गया था। अब ये स्कॉटलैंड क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा। पहले ओनली फ्लैग के ऊपर फोकस करते हैं। तो इंग्लैंड का मैप है, जो इंग्लैंड ये जो क्रॉस दिया गया है, एक प्लस का निशान है रेड कलर का, और स्कॉटलैंड का था ये ब्लू बेस के ऊपर जो वाइट क्रॉस है। इन दोनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग बनाया गया। लेकिन अभी रुकिए, अभी इसमें एक फ्लैग का मिलना और बाकी था, और वो फ्लैग था आयरलैंड का। और आयरलैंड के फ्लैग को मिला के यूनाइटेड किंगडम का कंप्लीट फ्लैग बना, जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। और आज यूनाइटेड किंगडम का यही नेशनल फ्लैग है। इन्हीं सभी फ्लैग्स को मिला के ये नेशनल फ्लैग बना है। अब ये था फ्लैग का इतिहास। अब ये है ब्रिटिश आइल्स। ये जो ब्रिटिश आइल्स है, ब्रिटिश आइल्स मीन्स पूरा मेनलैंड जो ब्रिटिश आइल्स में आता है। अब ये इसको कई हिस्सों में डिवाइड था ये, यानी कि यूनिफिकेशन से पहले इस पूरे एरिया पे इंग्लैंड का कंट्रोल नहीं था, ये पूरा एरिया ग्रेट ब्रिटेन नहीं था। अब वो कैसे, पहले हम यहाँ देखते हैं इस स्लाइड में। टॉप पे नॉर्थ में स्कॉटलैंड था, ये ब्लू कलर का जो एरिया है ये स्कॉटलैंड है।
उससे नीचे जो एक ऑरेंज कलर का एरिया है ये इंग्लैंड हुआ करता था। इंग्लैंड वही देश है जहाँ से इंग्लिश पूरी दुनिया में फैली है। ये जो पर्पल कलर है, थोड़ा डार्क पिंक कलर, ये वेल्स का एरिया था। उसके बाद ये आयरलैंड था जो ग्रीन कलर है, और आयरलैंड भी दो हिस्सों में बटा था, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड। इसे साउथर्न आयरलैंड कहते थे पहले, अब ये आयरलैंड है। अब इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि पहले मैं टर्म समझाता हूँ कि जैसे कि ये स्कॉटलैंड है, ये वाला हम जूम करते हैं इसे, ये स्कॉटलैंड एरिया है, ये इंग्लैंड और वेल्स का एरिया है, और इन तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ये जो ब्लू पेन से सर्कल किया गया है इस मैप के ऊपर, ये ग्रेट ब्रिटेन है। इन तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और इंग्लैंड ओनली ये पार्ट है जिसके अंदर इंग्लैंड लिखा गया है। ठीक है, तो इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में तो ये फ़र्क है, ग्रेट ब्रिटेन को ही ब्रिटेन कहा जाता है। अब ये जो ग्रीन सर्कल के अंदर जो लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसे आयरलैंड कहा जाता था। अब ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये 1801 में ग्रेट ब्रिटेन में मिल गया, और उसके बाद इसे कुल कंप्लीटली मिला के यूके कहा जाने लगा। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। और ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ये इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है, लेकिन सभी को मिला के ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। आइल्स का मतलब है आइलैंड, एक तरह से अलग आइडेंटिटी या अलग पार्ट ऑफ आइलैंड। अब इसको मिला के क्या होता है, जैसे कि इस मैप के अंदर आपको दिखाया गया था, तो इसको मिला के पहले यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग एथेनिक ग्रुप रहते थे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग इनका कल्चर था, अलग अलग हिस्ट्री थी, और अलग अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी। द पीपल ऑफ ब्रिटिश आइल्स आइडेंटिफाइड देमसेल्फ बेस्ड ऑन द एथेनिक ग्रुप दे बिलोंग टू। तो ब्रिटिश आइल्स जो सारा कंप्लीट आइलैंड ग्रुप है, वो अलग अलग इनकी एथेनिक आइडेंटिटी थी। एथेनिक ग्रुप थे, एथेनिक यानी कि लिंग्विस्टिक ग्रुप। द फोर मेन एथेनिक आइडेंटिटी ऑफ द ब्रिटिश आइल्स आर लिस्टेड बेलो। तो यहाँ मेन जो 4 एथेनिक ग्रुप थे वो नीचे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थी द इंग्लिश। जैसे कि एक सेंटेंस अक्सर इंग्लिश पढ़ते हुए बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश पीपल स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश 2 जगह यूज़ होती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पे, या इंग्लिश एक कम्युनिटी, इंग्लिश बोलने वाले लोग या इंग्लिश इंग्लैंड के लोग। तो जो इंग्लिश थे वो अपने आप को इंग्लिश आइडेंटिफाई किया जाता था, उन्हें इंग्लिश कहा जाता था, इंग्लिश पीपल। आयरलैंड के लोगों को आयरिश पीपल कहा जाता था, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहा जाता था, और वेल्स में रहने वाले लोगों को वेल्स कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो पूरा एरिया था ये इस तरह से बटा था। लेकिन बाद में एक्ट ऑफ यूनियन, एक एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड तो ऑलरेडी था, और वेल्स को। और 1801 में एक और एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ब्रिटेन जो है अपने अंदर मर्ज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ईयर दिए गए हैं, ये एक बार ये भी देख लीजिए। तो 1688 में एक घटना घटती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, जिसके कारण जो ब्रिटेन, जो इंग्लैंड नेशन है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आधार पे बहुत ही इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और आर्मी के पर्पज़ से स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग देश हो जाता है। उसके बाद जो इंग्लैंड है वहाँ पर एक रेवोल्यूशन होती है जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। जिसमें क्या होता है कि जो मोनार्क होता है, जो राजा होता है, वो अपनी मर्जी से अपनी पावर पब्लिक को दे देता है। यानी कि अक्सर आपने देखा है कि 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या 1917 की रशियन रेवोल्यूशन हो, आपने जो पढ़ी हैं अभी तक, उनके अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि राजा अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन पब्लिक जो है जबरन राजा पे अटैक करके राजा की पावर को छीन लेती है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, 1688 में राजा अपनी पावर को खुद ब खुद पब्लिक को सौंप देता है, और वहाँ पर पार्लियामेंट जो होती है वो पावर का सर्वा सोर्स हो जाती है, मेन सोर्स। और फिर जो पब्लिक है इंग्लैंड की, वो
राजा की रिस्पेक्ट करते कि देखो कितना अच्छा राजा है जिसने अपने आप अपनी पावर को सेक्रीफाइस कर दिया पब्लिक वेलफेयर में। तो इसलिए पब्लिक जो है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो राजा की पोस्ट को हमेशा के लिए रख लेते हैं, और आज तक वो राजा की पोस्ट इंग्लैंड में या ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो नेशनल एंथम था इंग्लैंड का, वो भी राजा को सपोर्ट करने वाला था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। फिर 1707 में ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो एक्ट ऑफ यूनियन पास करती है, जिसमें वेल्स और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट मान लिया जाता है, इंग्लैंड में ही मर्ज कर लिया जाता है, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंडर ही ये सारे एरियाज़ आ जाते हैं। इसके बाद जो स्कॉटलैंड है, उसका जो हाईलैंड एरिया में जो लोग रहते हैं, उनका जो कल्चर होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है पूरे ब्रिटेन का, और स्कॉटिश बोलने पे या जो भी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है उस पर रोक लगा दी जाती है। यहाँ तक कि जो उनकी परंपरागत ड्रेसेस होती हैं स्कॉटलैंड के लोगों की, उनको पहनने पे भी रोक लगा दी जाती है, ये दिखाने के लिए कि अब हम अलग नहीं हैं, हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी है, एक ही आइडेंटिटी है। फिर 18 में एक और एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके द्वारा आयरलैंड को भी मर्ज कर लिया जाता है। अब आयरलैंड कंप्लीटली मर्ज नहीं होता, बल्कि ओनली नॉर्दर्न आयरलैंड को ही ग्रेट ब्रिटेन में मिलाया जाता है, और अब इसका नाम बदल के यूके हो जाता है, और ये 1801 में अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है 1922, यहाँ पर जो साउथर्न आयरलैंड है, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, उसके साथ 1922 तक जो ग्रेट यूके है उसका की प्रॉब्लम चलती रही। अक्सर यूके ने कोशिश की कि जो साउथर्न आयरलैंड है वो भी यूके का हिस्सा बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली 1922 तक जो आयरलैंड है, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वहाँ के लोगों ने मेन जो यूके है उसमें मिलने से इनकार कर दिया, और 1922 में साउथर्न आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का दर्जा दे दिया गया, और आज वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इस तरह से हम इस मैप में फिर से आते हैं। देखिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का पार्ट, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा मर्ज कर लिए जाते हैं, और ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन। और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, जो ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये 1801 में ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनता है, उससे पहले आयरलैंड का ही पार्ट होता है, और ये 1801 में ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको पूरे को मिला के यूनाइटेड किंगडम बना दिया जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इतिहास और है जो हमें यहाँ समझना होगा, कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो मेन रिलीजन है इस लैंड का। अब क्रिश्चियन रिलीजन भी दो तरह का है, एक कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है और एक है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो लोग हैं जो ये मानते हैं, ईसा मसीह को भगवान मानते हैं, और जो पोप होता है, पोप यानी कि धर्म गुरु क्रिश्चियन रिलीजन में, वो उसको भी ईसा मसीह के समान ही मानते हैं और पुराने ख्यालों वाले हैं। और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो सुधारवादी हैं, वो कहते हैं कि ईसा मसीह तो चलो हमारे गॉड हैं, लेकिन हम पोप को भगवान नहीं मान सकते, हम ईसा मसीह की जगह किसी को रख सकते हैं, और वो थोड़ा फ्रीडम लेते हैं अपने रिलीजन के अंदर। और इस तरह से ये जो आयरलैंड एरिया है, इसमें जो ग्रीन वाला हिस्सा है, जो आज के टाइम में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये यूके का पार्ट नहीं है, इस एरिया में कैथोलिक लोग ज़्यादा रहते थे, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड था यहाँ प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा रहते थे, और वही प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में भी ज़्यादा पाए जाते थे। तो ये जो ब्रिटेन है ये उन प्रोटेस्टेंट लोगों की हेल्प करता रहता था, और इस तरह से यहाँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पे एक लड़ाई हुई, जिसके बाद जो ब्रिटेन है उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड को जो कम्प्लीटली ग्रेट ब्रिटेन है उसमें मर्ज कर लिया था, और उसके बाद 1801 में इसका नाम बदल के यूनाइटेड किंगडम बन गया था। अब यहाँ पर हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं, अब इनको सभी को हम एक जगह पर ले आते हैं और फिर से इसकी क्विक रिवीजन करते हैं टॉपिक की। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इसे स्ट्रेंज केस इसलिए कहा गया कि बाकी देशों में जिस तरह से यूनिफिकेशन हुए या फ्रीडम फाइट लड़ी गई, इस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर बड़ा पीसफुली हो गया सब कुछ, इसलिए इसे स्ट्रेंज केस कहा जाता है, क्योंकि अपनी पावर अपनी इच्छा से कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ। उसके बाद इसे हम कम्प्लीटली यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि 18th सेंचुरी में कोई ब्रिटिश नेशन नहीं होता था, ओनली एक इंग्लैंड हुआ करता था मेनली। स्कॉटलैंड अलग था, वेल्स अलग था, आयरलैंड अलग था, और आयरलैंड भी दो हिस्सों में बटा था, नॉर्दर्न आयरलैंड और साउथर्न आयरलैंड। फिर 1866 में ओनली इंग्लैंड की यहाँ बात हो रही है। इंग्लैंड जो है एक नेशन स्टेट बनता है, और वहाँ पर जो राजा है वो अपनी पावर पार्लियामेंट को हैंड ओवर कर देता है, राजा अपनी मर्जी से अपनी पावर छोड़ देता है।
कि आप चाहो राजा की पोस्ट रखो चाहे ना रखो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन वहाँ की पब्लिक जो है राजा की रिस्पेक्ट करती है इस काम के लिए, और वो राजा की पोस्ट को हमेशा के लिए रखती है, वो आज भी है। फिर इंग्लिश पार्लियामेंट जो है मोनार्की से अपनी पावर हासिल कर लेती है, और मोनार्क जो है उसकी पोस्ट वैसे ही हो जाती है जैसे भारत में पार्लियामेंट के ऊपर प्रेसिडेंट है जो सिर्फ असेंट देता है अपनी, ऐसे ही वहाँ पर राजा की पोस्ट है, आजकल वहाँ पर क्वीन है। फिर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास होता है इंग्लिश पार्लियामेंट में, और स्कॉटलैंड और वेल्स को जो है इंग्लैंड का ही हिस्सा मान लिया जाता है, और इसे कम्प्लीटली मिला के ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन कह दिया जाता है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ का जो है नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दी जाती है ग्रेट ब्रिटेन की। उसके बाद जो है आगे आयरलैंड में एक रेवोल्यूशन छोटी सी होती है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में, और 1801 में आयरलैंड जो है फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन जाता है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड पे कंट्रोल कर लेती है और इसको कम्प्लीटली यूनाइटेड किंगडम नाम दे दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 3-4 नेशन जो होते हैं वो मिलके एक कंट्री का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कई बार डिसयूनिटी देखने को मिलती है कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग फ्लैग होते हैं उनके, और अलग अलग जो है लैंग्वेज बोली जाती है। तो इन सबको कंप्लीट करने के लिए कि एक नेशन होना चाहिए जहाँ पर एक सारता एक जैसा होना चाहिए, नेशनल फ्लैग भी एक हो, नेशनल लैंग्वेज भी एक हो, और नेशनल एंथम भी एक हो, जैसे भारत का जनगण मन नेशनल एंथम है। तो इस तरह से वो कुछ सिंबलाइज करते हैं न्यू ब्रिटेन को। वो एक नेशनल फ्लैग बनाते हैं, चारों फ्लैग को मिला के, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, वेल्स का और नॉर्दर्न आयरलैंड का फ्लैग मिला के कंप्लीट एक फ्लैग बनाते हैं जिसका नाम यूनियन जैक है, जिसे कंप्लीट यूके का नेशनल फ्लैग घोषित किया जाता है। उसके बाद एक नेशनल एंथम जो ऑलरेडी ब्रिटेन का नेशनल एंथम, ये इंग्लैंड का नेशनल एंथम होता है, उसी को पूरे यूके का नेशनल एंथम बना दिया जाता है, जो है गॉड सेव आवर नोबल किंग। अक्सर जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड का मैच हो रहा होता है, तो दोनों जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो पहले नेशनल एंथम गाया जाता है दोनों टीमों को। तो अक्सर आप वहाँ सुन सकते हो किसी भी इंटरनेशनल मैच में पहले जनगण मन या उनका गीत गाया जाता है, उनका नेशनल एंथम गाया जाता है, फिर दूसरी टीम का गाया जाता है। तो वहाँ पर आप ये सुन सकते हो। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जाता है यूके का, और इसे पूरे ज़ोर शोर से प्रमोट किया जाता है, और आजकल तो ये पूरे वर्ल्ड में ही प्रमोट हो रही है। एक छोटे से एरिया की लैंग्वेज है इंग्लिश, और आजकल पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है, आप सबको पता ही है। तो इस तरह से जो है यूनाइटेड किंगडम का यूनिफिकेशन होता है। और इसे स्ट्रेंज केस इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई ख़ास रेवोल्यूशन नहीं होती, इसमें कोई ख़ास लड़ाई नहीं होती, कोई रक्त नहीं बहता, बल्कि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के द्वारा जो है ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे कुछ कानून बनने के बाद या पब्लिक की सहमति से ये जो है पूरे ग्रेट ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का यूनिफिकेशन हो जाता है, और इसलिए से स्ट्रेंज केस कहा गया। तो इस तरह से आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर ये अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार फिर से प्ले कीजिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप आस्क डाउट में जाके व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।